हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। राइट। गुड मॉर्निंग जो है, गुड मॉर्निंग गुड्डू, राधे राधे। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। चलिए, सभी लोग आ जाइएगा। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। याद रखिएगा, आज 29 तारीख है ना, 29 जुलाई 29। तो आज आपका वो है शायद गूगल मीट है ना। तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में लिंक आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको स्टडी कैसे करनी है उसके बारे में बात की जाएगी। रिवीजन करते हैं। रिवीजन बार बार करना पड़ेगा गुड्डू, एक बार से कुछ नहीं होगा। ओके। आप कहें कि यहाँ पढ़ लियो और एक बार रिवीजन कर ले तो नहीं होगा। कम से कम वही क्लास देखिएगा, है ना, एक दो बार देखिएगा और रिवीजन बार बार करते रहिएगा, तब होगा। और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी लगाइएगा। ओके। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, है ना, और आपको एमसीक्यू दिए गए होंगे वो लगाइएगा। तभी चीजें कंप्लीट होंगी ना, आपकी क्लियर होंगी। क्वेश्चन आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। चलिए, 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। शाम के 9 बजे रहेगा गुड्डू, 9 PM। ओके। जय श्री कृष्णा करिश्मा। चलिए आइए सभी लोग जल्दी से। और आज के सेशन में हमको पढ़ना है माओ के बारे में। ओके। माओ जेडोंग या माओ जोदोंग, है ना। अरे, थैंक यू किस बात के लिए कोमल। नोट्स तो हमारा वो ड्यूटी है कि हमें नोट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं ना। चलिए, ओके, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड्डू थोड़ा वेट कर लीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं ना, इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग अंजलि। क्योंकि नहीं तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, इसलिए 5 मिनट स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लें सभी लोग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। चलिए, आई होप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। तो गुड मॉर्निंग अगेन सभी को और वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। माओ जेडोंग को हमको पढ़ना है। चीन के लिए बहुत अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं। जो चीन में क्रांति लाने की बात करते हैं। और क्रांति कैसे आएगी, क्या आएगी, मार्क्स के विचारों से आएगी। मार्क्स के विचार कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और यहाँ हम लोग माओ जेडोंग के बारे में, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। दल का सिद्धांत है वो क्या है, जो हम लोगों ने लेनिन ने पढ़ा था, और इनका दल क्या है, ये क्या बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लाल रक्षकों के बारे में बात करेंगे, रेड लॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। और लंबी छलांग क्या है,
और सांस्कृतिक क्रांति, 100 फूलों को उगने की क्रांति क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। राइट, चलिए तो सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए, इनका ये जीवन परिचय है, ठीक है। और चीन में जब इनका जीवन जन्म हुआ था तो उन्होंने चीन की व्यवस्थाओं को देखा था और देखा था कि उसमें पूंजीवाद, एक चीज याद रखिएगा, इनकी जो क्रांति होगी वो पूंजीवाद के अगेंस्ट नहीं होगी कि पूंजीवादी जो वर्ग है उसके लिए की जाएगी। चाइना में क्या था, सामंतवाद था और राजशाही थी, उसको हटाने के लिए ये क्रांति करते हैं। जैसा मार्क्स क्रांति किसके लिए कहते हैं, मार्क्स कहते हैं क्रांति पूंजीपति वर्ग को हटाने के लिए करना है। लेकिन इन्होंने मार्क्स के विचार तो लिए, लेकिन चाइना की जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार मार्क्स के विचार उसी में ढाल के उनको यूज किया, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, इन्होंने मार्क्स को एक अस्थायी वो माना है, विचार या अस्थायी सिद्धांत माना है। ओके, तो क्यों माना है, क्योंकि मार्क्स को इन्होंने कहा कि चाइना की जो प्रॉब्लम है, चाइना की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके में मार्क्स के विचारों को ढाल लिया जाए। मार्क्स का विचार क्या था, क्रांति, और वो क्रांति किसके लिए थी, पूंजीपति वर्ग के लिए थी। सर्वहारा वर्ग को लाएंगे, सर्वहारा वर्ग के बाद साम्यवाद आएगा। लेकिन माओ क्या बात कहते हैं कि हमारे यहाँ पूंजीपति तो है नहीं, हमारे यहाँ सामंतवाद है, जो जमींदार है वो है, राइट, और कौन है, और राजशाही। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रांति लाएंगे। मार्क्स ने सही कहा कि शोषण तो हो रहा है, लेकिन मार्क्स के विचारों के थ्रू लाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अगला पॉइंट, मार्क्स की जहां क्रांति सर्वहारा वर्ग का अधिपत्य आने पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इनकी क्रांति रेगुलर चलती रहती है। कि भाई क्रांति एक लंबा वो है, चलने की प्रक्रिया है लंबी, तो वो चलती रहेगी रेगुलर। और क्यों चलेगी, क्योंकि सामंतवाद हटाना, सामंतवाद के बाद राजशाही हटेगी, राजशाही के बाद सामंतवाद हटेगा, और फिर लोगों के विचारों में परिवर्तन, लोगों के विचारों का परिवर्तन होगा, और अंत में जाके क्या होगा कि वहां जो क्रांति है वो चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि क्रांति करेंगे, क्रांति के बाद जो दल है उसके प्रति क्रांति होगी, दल को हम हटाएंगे। तो यहाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा, जहां लेनिन पार्टी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और यहाँ ये दल का समर्थन नहीं करते हैं। ओके, ये दल को हटाने की बात करते हैं। पार्टी हो, सरकारी पार्टी कोई भी हो, है ना, पार्टी का शासन नहीं चाहिए। जैसे मार्क्स में सर्वहारा वर्ग का शासन चल रहा था, यहाँ किसी प्रकार के दल का शासन नहीं हुआ, यहाँ जनता का लोकतांत्रिक होगा। ओके, जनता का शासन होगा। क्लियर है यहाँ तक। और नौकरशाही का विरोध करते हैं, किसी प्रकार की नौकरशाही नहीं होगी, जनता के द्वारा कानून होंगे, जनता स्वयं पर निर्णय लेगी। ओके, तो इसके बारे में ये चर्चा करते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। ओके, वेरी गुड। पंकज, अंजलि, पूजा, साक्षी, करिश्मा, जोया, ओके, थैंक यू। और इनकी क्रांति में किसान इंपोर्टेंट रहेगा, ओके, श्रमिक नहीं रहेगा। जहां मार्क्स ने सिद्धांत को माना है, अर्थात थ्योरी को माना है, और इन्होंने, माओ ने वहां विचारों को माना है कि विचार और सिद्धांत समाज को बदलने की प्रक्रिया है। और मार्क्स क्या कहते हैं, सिद्धांत, थ्योरी ही बदलेगी, विचार किसी प्रकार का नहीं है। थ्योरी के आर्थिक नियतिवाद है ना, समाज एक भौतिक संसाधन पर टिका हुआ है, जैसे समाज में भौतिक संसाधन होंगे वैसी समाज की स्थितियां होंगी, राइट। लेकिन माओ ने कहा सिद्धांत और विचार दोनों आवश्यक है। समाज के ज्ञान को जानने के लिए, समाज के बारे में जानने के लिए सिद्धांत विचार दोनों आवश्यक है, और दोनों में हमें परिवर्तन करना है, दोनों के लिए हमें क्रांति करना है। ओके, याद रखिए। कुछ इनकी इंपोर्टेंट पुस्तक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ऑन डेमोक्रेसी, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन, पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये कुछ 4 इंपोर्टेंट पुस्तक हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा।
यहाँ तक क्लियर? और लिख लीजिए इनकी बुक। ऑन गॉरिल्ला वेलफेयर, गॉरिल्ला वॉरफेयर। ओके, ये कब लिखी गई पुस्तक? 1937। ये नोट करिएगा पुस्तक। अगली पुस्तक लिखिए, ऑन प्रोटेक्टेड बार फॉर, ये भी 1937 में लिखी गई। ओके, ये चीजें याद रखिएगा। और कभी कभी इस पुस्तक में डिक्टेटरशिप की जगह रूल आ जाता है। ओके, याद रखिएगा। 1937। ओके साक्षी, ये पुस्तक इनकी याद रखिएगा। यस, गॉरिल्ला वॉरफेयर, GUERRILA, गॉरिल्ला, ना कि GO। ओके, ये नोट कर लिया आप सबने? हाँ, 1937 1938 कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी 1937 भी आ जाता है और कभी कभी 1938। ओके, चलिए 1938 लिख लीजिएगा साक्षी, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछिएगा क्यों पढ़ना पड़ेगा। माओ द्वारा सोवियत संघ में स्टालिन द्वारा अपनाई गई नीतियों की आलोचना की उन्होंने, क्योंकि, और इसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे और आगे हम लोग समझ लेंगे उनको, ठीक है। स्टालिन ने रूस में औद्योगिक स्थापना करते समय रूस में किसानों के हितों की उपेक्षा की, मतलब किसानों का हित नहीं लिया, इसलिए उन्होंने आलोचना की। लेकिन माओ ने यहाँ चाइना में कहा कि सामंतवाद जैसे जैसे हमारे ऊपर अत्याचार, हमारा शोषण कर रहा था, तो इसमें किसानों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि किसानों का शोषण हुआ है, इस वजह से। ओके, क्लियर। और एक चीज यहाँ याद रखिएगा, उन्होंने बताया था जो उनके लाल रक्षक थे, रेड गार्ड्स थे, तो उनके बारे में बताया था, और जो शिक्षित, उन्हीं वही शिक्षित लोग थे। तो उन्होंने कहा ये लोग गांव जाएंगे। गांव किस लिए जाएंगे? इन्होंने कहा कि वहां किसानों से कुछ सीखेंगे, ना कि किसानों को कुछ सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, माओ ने कहा कि इससे समाज को एक लगेगा कि गांव और शहर में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, और जब अंतर नहीं होगा तो वो सारे लोग सामंजस्य होंगे और फिर क्रांति कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने किसानों ने उन्हें कुछ सिखाया, रेड गार्ड्स को, कि खेती कैसे करते हैं, है ना, हल कैसे चलाते हैं, उन्होंने सीखा, और जो उन्हें नहीं आता उन्होंने उनको सिखाया। तो इससे क्या लगा कि एक हम सब साथ हैं, ना किसी प्रकार का गांव है ना किसी प्रकार का शहर है। ओके, तो चाइना में ना गांव ना शहर, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है आज के समय में। ओके, सोवियत संघ में भारी औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई थी, सोवियत संघ में। ओके, लेकिन माओ के अनुसार कृषि क्षेत्र के विकास और मझोले गांव उद्योगों के विकास के पश्चात भी भारी उद्योग की स्थापना करना संभव है। ओके, यहाँ याद रखिएगा, उन्होंने जैसे ही जब लंबी छलांग की हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें चीजों को समझेंगे। ओके, माओ के अनुसार स्टालिन की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जनहित सहभागिता अनुपस्थित थी। माओ यहाँ क्या कहते हैं, माओ दल को खत्म कर देते हैं, एक चीज याद रखिएगा। और लेकिन स्टालिन जो है वो जन सहभागिता अनुपस्थित होती है, अर्थात दल रहेगा उनके में, पार्टी रहेगी, और माओ के में क्या रहेगा, जनता की सहभागिता रहेगी, क्योंकि जनता का शासन, जनता लोकतांत्रिक। ओके, उद्योगों और पूंजी का विकास राज्य द्वारा बाध्यकारी रूप से किया जाएगा। उद्योग एवं पूंजी का विकास राज्य द्वारा किया जाएगा, है ना। माओ के अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक है। माओ ने किसी प्रकार के दल को खत्म ही कर दिया था, उसके लिए रेगुलर क्रांति होगी। अगर
भविष्य में कोई भी दल उपजना चाहे, मतलब उसका उदय होना भी चाहे, तो उसे वो खत्म कर देंगे। स्वेच्छा, सामाजिक स्वेच्छा से भागीदारी अर्थात जनता के हित के बारे में बात। ओके, अगला पॉइंट है, माओ ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि समाजवादी व्यवस्था में अवरोध समाप्त हो जाएंगे। माओ ने कहा अवरोध कभी भी समाप्त नहीं होंगे, संघर्ष होता रहेगा, क्रांति चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि हमने राजा शासक को हटा दिया, राजशाही खत्म कर दी, सामंतवादी खत्म कर दी। अब दल आए, दल को हमें खत्म करना, दल के बाद नौकरशाही भी आएगी। नौकरशाही के हमको वर्चस्व को नहीं आने देना है। ओके, ब्यूरोक्रेसी के वर्चस्व को नहीं आने देना, क्योंकि शासन में, राज्य में कोई ना कोई तो शासन करेगा, और शासन करेगा उसके अंदर शासन करने वाले नौकर भी होंगे, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी भी होगी। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के पास शक्ति आ जाएगी, राइट? शक्ति आ जाएगी तो वो अपने शासन जमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए जनता समय समय पर उनका निरीक्षण करेगी कि अपना शासन तो नहीं जमा रहे, उनको चेक करेगी, तो उसको दबाने के लिए वो क्रांति करते रहेंगे रेगुलर। ओके, जिसे सांस्कृतिक क्रांति होती है, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, इसमें राजनीति के साथ साथ व्यक्ति के विचार परिवर्तन भी किए जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए, ओके, वेरी गुड। अब कुछ देख लेते हैं माओ के समय में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पहले तो हम लोगों ने वो देखा, है ना, समाजवादी व्यवस्था में अंतर्विरोध अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। तो जो अभी हमने आपको बताया, माओ के अनुसार समाज में जो विरोध है वो बने रहेंगे, और विरोध दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर रहेंगे, व्यक्ति के व्यक्ति से जो आंतरिक विरोध रहेंगे ये आपस में निपटा लिए जाएंगे और बातचीत से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। विरोध मतलब जैसे हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद है तो वो आंतरिक रूप से बात कर निपटा लिए जाएंगे। गुड मॉर्निंग निर्मला। ओके, और दूसरी बात, यहाँ एक विरोध होगा राज्य में, राजशाही और नौकरशाही के प्रति, सामंतवाद के प्रति होगा, विरोध विद्यमान होगा, और इसे हमें निपटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिंसा करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी, अर्थात हथियार उठाने पड़ेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग कोमल। देखिए, आप लोग लेट आते हैं तो कल से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए 5 मिनट वेट करता हूँ आप सबका कि आप सभी लोग ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप लोग लेट आते हैं। ये 18-20 मिनट लेट आना अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा डिसिप्लिन, अनुशासन लाइए अपने में तो अच्छा होगा, आप लोगों के भी लिए, हमारे भी लिए, है ना। कल से ध्यान दीजिएगा। ओके, निर्मला, कोमल। अगला पॉइंट है, माओ के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय केवल उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं था, बल्कि इस उत्पादन में स्वैच्छिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना क्रांति का वास्तविक अर्थ था। और जो उनके चाइना के समय हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, जापानी साम्राज्य था, मतलब राजशाही थी और साम्यवादी शोषण था। तो इसको करने के लिए उन्होंने क्रांति की बात की, और क्रांति कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये पॉइंट पहले हम लोग पढ़ लेंगे। क्रांति गौरिल्ला युद्ध रहेगा जो परमानेंट चलता रहेगा, मतलब एक इतना तेजी से किया जाएगा कि सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। ओके, माओ ने पहली बार किसानों को क्रांति का अग्रवाहक बनाया। क्रांति के केंद्र शहर नहीं गांव नहीं। अब इन सबको हम लोग समझ लेंगे। ओके, चलिए, सबसे पहले समाजवादी व्यवस्था में अंतर्विरोध अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। अभी हमने आपको बताया था, एक बार और समझ लीजिएगा। वो कहते हैं राजनीति एवं चेतना को अत्यधिक महत्व दिया। जहां मार्क्स ने क्या माना कि समाज में जो आर्थिक संसाधन है उनको महत्व दिया, अर्थात सिद्धांत को महत्व दिया। उन्होंने विचार के बारे में, चिंतन के बारे में बात की ही नहीं। मार्क्स ने बात की नहीं की, राइट। तो इन्होंने कहा समाज को समझने के लिए आपको विचार भी देखना पड़ेगा, अर्थात चेतना को भी महत्व देना पड़ेगा, आइडिया जो होंगे। ओके, और साथ साथ जो सामाजिक आर्थिक संसाधन है उनको भी देखना पड़ेगा। दोनों का हमको मिक्स करके अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम लोग चीजें समझ पाएंगे। ओके, तो इनका एक चीज मान लीजिएगा, इन्होंने क्या किया था, मार्क्स के विचारों को अपनाया था,
माओ ने, लेकिन मार्क्स के विचारों में थोड़ा संशोधन भी किया था। वो संशोधन किस प्रकार से किए थे कि चाइना की जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार माओ ने मार्क्स के विचारों में संशोधन कर दिया था। ओके, मार्क्स जहां कहते हैं संसाधन और ये यहाँ कहते हैं संसाधन एवं चेतना। तो ओके, यहाँ तक क्लियर। तो माओ ने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया। अगला पॉइंट है समाजवाद का अभिप्राय केवल उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं था। उन्होंने कहा, माओ ने, जहां मार्क्स क्या कर रहे थे, समाजवाद लाके क्या कर रहे थे, सर्वहारा वर्ग केंद्र में रहेगा कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा फिर साम्यवाद आ जाएगा, राइट। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई क्रांति होगी, समाजवाद होगा, लेकिन ये बना रहेगा, क्रांति होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि हमें केवल समाज में जो साधनों का राष्ट्रीयकरण है उसको नहीं हटाना है, उसको हटाने के साथ साथ लोगों के विचारों में भी परिवर्तन करना है। विचारों में परिवर्तन क्या करना है कि लोग गांव और शहरों में किसी प्रकार का अंतर ना रहे। ओके, क्लियर है यहां तक सभी का? तो स्वैच्छिक सहभागिता को भी प्रोत्साहन देते हैं, अर्थात प्रोत्साहित करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक सभी का? अगर किसी भी प्रकार का यहाँ डाउट हो तो बताइए। ओके, वेरी गुड। तो माओ के समय चीन में जो समस्या थी वो जापानी साम्राज्य अर्थात राजशाही थी और सामंतवाद था। इन सबको हटाने के लिए उन्होंने क्रांति की आह्वान किया, और क्रांति कैसे कैसे होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर टॉपिक क्या था? निर्मला, यही होता है जब क्लास लेट आते हैं, है ना। टॉपिक माओ था और क्लास में आप बैठ गए हैं, क्लास में ऊपर हेडलाइन आती है कि माओ को आज पढ़ना है ना। यही होता है लास्ट में जो आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रखिए अपने आप में, है ना। चलिए, अब बच्चे नहीं है कि हम पहुंच गए कि मैं ये चल रहा है कि जो टॉपिक हो वो पढ़ जाए। कंपटीशन है इसका ना, है ना। माओ ने पहली बार किसानों की क्रांति का आह्वान किया। क्यों किया? और माओ ने बताया भी कि हम एक चीज याद रखिए, माओ और लेनिन में यहाँ एक चीज अंतर है। क्या है? कल मैंने आपको बताया था, किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर क्रांति का आह्वान माओ भी किसानों के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं, शायद कोमल आपने कहा था, है ना, राइट। अब लेनिन ने किसानों का आह्वान तो किया, लेकिन लेनिन ने डायरेक्ट नहीं कहा कि किसान क्रांति करेंगे। लेनिन ने क्या कहा, जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग में जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो लीडर बनेंगे क्रांति के लिए। ओके, जिसमें किसान भी शामिल होंगे। लेकिन जब माओ आए तो माओ ने डायरेक्ट कहा कि भाई किसान क्रांति करेंगे। तो माओ को श्रेय भी जाता है कि किसने कहा कि किसान क्रांति करेंगे, तो माओ ने कहा किसान क्रांति करेंगे। अब आया लेनिन ने कहा, तो लेनिन ने नहीं कहा। लेनिन की क्रांति में किसान भी शामिल थे। ओके, ये अंतर है यहाँ। लेनिन की क्रांति में एक बुद्धिजीवी दल जो लीडरशिप होगा, बुद्धिजीवी दल, वो सब सर्वहारा वर्ग को कहेगा कि क्रांति ऐसे ऐसे करना है। वहां दल इंडिकेट करेगा, आपको निर्देशन देगा, निर्देश देगा कि आपको क्रांति कैसे करना है। ओके, क्लियर। तो क्रांति का तरीका क्या होगा? गौरिल्ला वॉर होगा। चल, हाँ, अब एक चीज याद रखिए, क्रांति के केंद्र शहर नहीं बल्कि गांव हैं। माओ ने डायरेक्ट किसान को क्रांति करने के लिए बोला, लेकिन लेनिन किसान शामिल। यस, ओके, वेरी गुड साक्षी। अब एक चीज याद रखिए, इन्होंने क्रांति का केंद्र शहर नहीं गांव होंगे। क्यों होंगे? इन्होंने कहा सबसे पहले जो साम्राज्यवाद था चाइना में, तो शोषण किसका हुआ? गुड मॉर्निंग साहब। लेनिन ने सिर्फ किसानों को क्रांति में शामिल किया था, पर माओ ने किसानों से ही क्रांति करवाई थी। यस यस करिश्मा, वेरी गुड, क्लियर हो गया आप सबका। अब एक चीज याद रखिएगा, माओ ने शहर और गांव में क्या अंतर किया?
माओ ने कहा, सॉरी, कि किसान क्यों क्रांति करेंगे, इसे देख लीजिएगा। जब उपनिवेशवाद आया था तो हमारे इंडिया में भी आया था, अंग्रेज जब आए थे तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? चलिए बताइए। हमारे यहाँ जब शोषण हुआ था तो किसका हुआ था? उद्योग लगाए गए थे। उद्योग किसकी जमीन पर लगे थे? किसान की जमीन पर लगे थे। मजदूर वर्ग का नहीं हुआ था, किसान की जमीन पर लगे थे उद्योग। और उद्योग लगने के बाद क्या हुआ था बताइए? किसानों को मजदूर बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पहले किसका शोषण हुआ था? किसानों का शोषण हुआ था। ऐसा ही चाइना में हुआ था, उनकी जमीनों पर उद्योग लगाए गए, उनका शोषण भी हुआ, उन्हें फिर अंत में क्या बनाया गया? गुलाम बनाया गया। तो कहीं ना कहीं किसानों का हुआ, उन्होंने बताया। इसीलिए हम किसानों से आग्रह करेंगे क्योंकि किसानों का अधिकतम नुकसान हुआ है और किसान ये जानते हैं। ओके, यस यस, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विरोध का सिद्धांत। विरोध का सिद्धांत क्या है? मतलब विरोध होगा जो अनंत काल तक विरोध बने रहेंगे। इसके बारे में हमने आपको बताया है। विरोध किन किन में बने रहेंगे? पहले राजशाही के प्रति था, फिर सामंतवाद के प्रति था, फिर क्या होगा? विरोध दल के प्रति आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये किसी भी प्रकार के दल का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेनिन सपोर्ट करते हैं, मैं दूसरी बार बात बता रहा हूँ, ये चीज याद रखिएगा। लेनिन दल का सपोर्ट करते हैं, माओ दल का सपोर्ट नहीं करते, दल का विरोध करते हैं, दल को एक शोषण का प्रकार बताते हैं। और समाज में अनंत काल तक विरोध बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि दल भी आएगा, वो अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा। और जब राज्य सही चलने लगेगा, उसमें नौकरशाही आएंगे, तो नौकरशाही अपना शासन जमाने की कोशिश करेंगे। तो उन सबका समय समय पर निरीक्षण करेंगे और समय समय पर क्रांति करेंगे, जो वैचारिक क्रांति। ओके, यस साक्षी, ओके। उनके अनुसार विरोध दो प्रकार के होंगे, एक सामंजस्य विरोध होगा और एक गैर सामंजस्य होगा। सामंजस्य विरोध क्या होगा? जो जनता के मध्य आपस में होते हैं, जिनके बिना किसी हिंसा को, मतलब जो हम लोगों के बीच विरोध होते हैं कि भाई आज आपने हमें नोट से नहीं दिया, हम तुम्हारा विरोध करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? बातचीत से उन्हें सुलझा लिए जाते हैं, उनमें कोई खून खराबा नहीं होता है, राइट? वो कैसा होगा? इसके विरोध में साम्यवादी क्रांति के बाद ही बने रहेंगे। तो वो कहते हैं ये विरोध साम्यवादी क्रांति के बाद ही बने रहेंगे। जो विरोध किसमें होंगे? नौकरशाही में होंगे। और ये विरोध कैसे निपटाए जाएंगे? बातचीत से निपटाए जाएंगे, ना कि हिंसा से। और जो गैर सामंजस्य विरोध होंगे वो शोषक और शोषित के मध्य होंगे। जब श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था, सामंतवाद कर रहे थे, राजशाही कर रहे थे, तो उनके लिए हमें क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति आवश्यक है और बिना क्रांति की ये विरोध, ये शोषण खत्म नहीं होगा। राइट? क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। निरंतर क्रांति। क्रांति, अभी हमने बताया क्रांति चलती रहेगी क्योंकि विरोध है, इस वजह से क्रांति इनकी निरंतर है। माओ की क्रांति, सॉरी, मार्क्स की क्रांति कैसी थी? चलिए बताइए, मार्क्स की क्रांति कैसी थी? माओ की जो रेवोल्यूशन थी वो कैसी थी? सॉरी, मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की। ओके, यस, हिंसक भी थी और साम्यवाद लाएंगे, साम्यवाद आने के बाद क्रांति समाप्त हो जाएगी। राइट? अर्थात मार्क्स की क्रांति समाप्त होती है, लेकिन सॉरी यार, मार्क्स, मार्क्स, कार्ल मार्क्स की क्रांति समाप्त होती है, लेकिन माओ की क्रांति समाप्त नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है। वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। समाज में किसी भी प्रकार के दल या किसी भी व्यक्ति या नौकरशाही का वर्चस्व नहीं आने देंगे।
क्योंकि वो लाना चाहते हैं जनता लोकतांत्रिक, जनता का लोकतंत्र लाना चाहते हैं। ओके, समय समय पर वो चेक करते रहेंगे। माओ के अनुसार अगला पॉइंट, समाज में क्रांतियों का एक दौर चलेगा जिसमें लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जाए। और क्रांति क्यों होगी? क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया वैचारिक परिवर्तन, लोगों के विचारों को भी चेंज किया जाएगा। ओके, क्योंकि गांव और शहर में अंतर खत्म करना है, तभी तो सेना अच्छी बनेगी, तभी तो लोगों को लगेगा कि हमारा विकास हो रहा है ना। मार्क्स की क्रांति का एंड, यस वेरी गुड। अब उन्होंने क्रांति में कुछ पॉइंट बताए। पंचवर्षीय योजना, जिसे हम लोग लंबी छलांग भी कहते हैं, है ना। पंचवर्षीय योजना, सैकड़ों फूलों को खिलने की योजना, अनेक विचारों को, और लंबी छलांग, इनके बारे में बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना या लंबी छलांग एक ही है, ठीक है, जिसके अंदर 5 साल या 100 साल का टारगेट रखा जाता है कि हमको इतना विकास करना है, ठीक है। और हम लोग इसको विकास करेंगे, समाज में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां उनको उपजने नहीं देंगे, लोगों को छोटे छोटे स्तर पर रोजगार देंगे, उनको काम करेंगे, छोटे छोटे स्तर पर काम करेंगे। तो आज भी अगर आप चाइना जाएंगे तो वहाँ आपको छोटी छोटी घरों में भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर कंडक्टर बनने को मिल जाते हैं, है ना कोई रोजगार कर रहा होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट में है पंचवर्षीय योजना क्रांति, जो 5 वर्ष के लिए एक टारगेट रखते हैं वो कि कैसे हमें क्या करना। ओके, यहाँ डेट याद रखिएगा। और सैकड़ों फूलों को खिलने की योजना, इसमें कहा जाता है माओ द्वारा कि सारे व्यक्तियों के विचार अलग अलग होते हैं और 100 व्यक्ति हैं तो 100 विचार होंगे, तो सभी विचारों को समाज में उपजने दो, आने दो, किसका क्या विचार है। ओके, अर्थात व्यक्तियों को विचार मुक्त करने का प्रयास करते हैं। ओके, क्लियर। लंबी छलांग, जिसमें हम लोग समाज के लिए एक लंबी छलांग, लंबी योजनाएं बना सकें। ओके, जिसमें औद्योगिक क्रांति भी होगी, सब कुछ होगा, लोगों को अच्छे से अच्छा रहन सहन मिलेगा, सब कुछ, मतलब एक ऐसे बढ़ना जैसे इस समय चाइना बढ़ रहा है, एक औद्योगिक क्रांति की तरफ हर चीज बनाएगा। यहां तक सभी आपको, चलिए बताइए। यहां तक क्लियर है सभी को? यस, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है ना, लेकिन इस समय नहीं है। अब एक चीज याद रखिएगा, लंबी छलांग एवं पंचवर्षीय योजना क्या है। जब लेनिन को हमने पढ़ा था तो उन्होंने रसिया में क्या किया था, साम्राज्यवाद वाला हटाया था, उन्होंने हटाया था साम्राज्यवाद। तो उन्होंने क्या कहा था, किसी भी प्रकार का प्राइवेट क्या नहीं होगा, औद्योगिकरण नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब प्राइवेट आपका जो औद्योगिकीकरण है, प्राइवेट कंपनियां हैं वो नहीं होगी। समाज के अंदर किसी भी बाहरी प्रकार का क्या नहीं होगा, आगमन आवागमन नहीं होगा, किसी भी बाहरी प्रकार की क्या नहीं होगी, लोग आएंगे कि यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ जो होगा वो सरकार का सार्वजनिक होगा, किसी प्रकार का निजी नहीं होगा कि कोई बाहर से आए और हमारे यहाँ करे। इसी प्रकार इन्होंने बदला है माओ ने कि भाई पंचवर्षीय योजना में सभी लोग आइएगा और अच्छे से अच्छा उत्पादन कीजिएगा, है ना, प्राइवेट भी होगा, सब कुछ होगा, लोगों के लिए सब कुछ होगा यहाँ। ओके, एक उदारवाद विचारधारा चलेगी कहीं ना कहीं। ओके, छोटे मोटे उद्योग एवं कृषि समाहित होंगे, सब कुछ होगा, छोटे बड़े उद्योग सब। ओके, क्लियर रखिए याद। ओके, नई नई क्रांतियां, नई नई कानून, कृषि की तकनीक, टेक्निक टेक्निकल है आजकल, मतलब अभी भी देखिएगा चाइना में तो क्या होता है, एक टेक्निकल तरीके से खेती होती है, कम समय में ज्यादा उत्पादन करते हैं। ये है उनकी लंबी छलांग पंचवर्षीय योजना। जब पंचवर्षीय योजना खत्म होती है तब उसके बाद ये फेल हो जाती है, उसके बाद लंबी छलांग आती है। लंबी छलांग में ही वो बात ये करते हैं कि सब कुछ होगा, प्राइवेट
औद्योगिक होंगे, तकनीकी रूप से कृषि होगी, ये सारी चीज़ें। और ये सैकड़ों फूलों की योजना कहा है उन्होंने, तो इसमें ये है। यहाँ तक ये लंबी छलांग और पंचवर्षीय योजना क्लियर है आप सबको? आई होप क्लियर होगी। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। सैकड़ों फूलों की योजना, सैकड़ों फूलों में आपने याद रखा होगा, जैसे सर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यस। सैकड़ों फूलों में मतलब सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों जब फूल खुलते खिलते हैं अलग अलग, तो खुशबू भी अलग अलग देते हैं, राइट। हर फूल का एक महत्व होता है। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि समाज में या चाइना में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के विचार का एक महत्व। ओके, बस अगर पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सैकड़ों फूलों खिलनों की योजना किसने दी, माओ ने, इससे संबंधित क्या है, या इससे अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग क्या है? सैकड़ों लोगों के विचारों को उपजने दें। ओके, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छा, अब एक चीज बताइएगा, इनकी क्रांति का अर्थ क्या था? क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था? मैंने अभी बताया। चलिए बताइए, क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर कीजिए, तब तक हम लोग लंबी छलांग के बारे में समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि 100 वर्ष की या एक वर्ष में 100% वृद्धि का लक्ष्य रखा है। आज भी चाइना एक टारगेट बनाता है कि हमको कितना क्या करना है। लंबी औद्योगिक उत्पादन के लिए छोटे बड़े सब प्रकार के उद्योग होंगे। ओके, लंबी छलांग असफल हो जाती है इनकी, ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए उनका आता है फिर सांस्कृतिक। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति का नाम है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। इसे क्या कहा जाता है? महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। ओके, याद रखिएगा इसे। और इस क्रांति की कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को डेट याद रखना है इसकी। तो डेट क्या रहेगी इसकी? 1965 से 1966 तक इसे किया गया। ओके, याद रखिए। लॉन्ग जंप मूवमेंट, जनता के शासन किसी प्रकार का शोषण है, यस, किसी प्रकार का शोषण नहीं। जब एक चीज देखिएगा, जब विचारक स्वयं कह रहा है कि 100 फूलों को खिलने दें, अर्थात सभी लोगों के विचारों को उपजने दें, तो कहीं ना कहीं शोषण खत्म हो रहा है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब सांस्कृतिक क्रांति आती है। सांस्कृतिक क्रांति क्या है? और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्रांति क्या है, तो क्रांति में क्रांति के दो उद्देश्य हैं। दो उद्देश्य क्या है? पहला, शासक का शासन अधिकार हटाना, अर्थात जो भी शासक है वो शासन कर रहा है उसको हटाना, खत्म करना। दूसरा, वैचारिक परिवर्तन करना। ओके, ये चीज याद रखिए, आइडियोलॉजिकल चेंजेस। ओके, अब सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक चलती है। हाँ, 1976 तक चलती है, 1967 मैंने बोला, वो गलत है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, क्या करते हैं, मैंने आपको बताया। सांस्कृतिक क्रांति क्या है? दल में नौकरशाही को रोकने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि नौकरशाही जब आ जाएगी तो वो अपना शासन भी जमाने की कोशिश करेगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया जाएगा। सत्ता का केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमने आपको कल बताया था। सबको क्लियर है? चलिए बताइए, केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आपने बीए में पढ़ा होगा, है ना।
इंडिया में विकेंद्रीकरण, यस, सेंट्रलाइजेशन, सब कुछ सेंट्रल में, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया है, लोगों के वैचारिक परिवर्तन में प्रयास किया गया है कि लोगों के विचार में परिवर्तन किया जाएगा। इसके द्वारा माओ ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय के छात्रों की निष्ठा प्राप्त की, विश्वास प्राप्त किया, और इनका विश्वास प्राप्त कर कर इनको शिक्षा दी, और शिक्षा का आगे कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य किया। जो दल होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर दल शासन करने लगता है तो जनता क्रांति करेगी, जनता हटा देगी। तो जो भी दल होगा, दल क्या करेगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, ना कि किसी शासक के। ओके, तो दल के शक्ति का केंद्रीकरण रोकने का प्रयत्न, दल का जो केंद्रीकरण है कि दल ही आगे जाके डिसीजन लेने लगे, तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया। ओके, अगला पॉइंट है, इनकी आलोचना भी की जाती है। तो चीन के साम्यवादी दल ने शक्ति संघर्ष के कारण माओ ने यह नारा दिया कि चीन के साम्यवादी दल ने शक्ति संघर्ष के कारण, ओके, माओ लीसियोगी एंड डेंग ओपिंग जैसे नेताओं के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। माओ ने कहा वे बुजुर्ग तत्वों से चीन को खाली कराना चाहते हैं। माओ ने अपनी क्रांति में, सांस्कृतिक क्रांति में कहा है कि हम पूंजीपति या बुजुर्ग वर्गों से चाइना को खाली कराना चाहते हैं, यहाँ लोगों का शासन होगा और अच्छे से होगा। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो कल्चर रेवोल्यूशन क्या है, लोगों के विचारों को चेंज करना, दल के आधिपत्य को समाप्त करना, ये सारी चीजें बात करती है। अब अगला आता है रेड गार्ड्स। मैंने आपको बताया था लाल सुरक्षा कर्मी, है ना, या इनको बोला जाता है लाल रक्षक भी कह देते हैं। ये क्या है, और माओ ने सैनिकों का प्रयोग किया, सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने सेना का प्रयोग किया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इनके हाथों में माओ की विचारधारा से प्रेरित जो लाल गार्ड्स होते थे, ये लोग माओ की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, है ना, और ये लोग अपने हाथ में एक लाल पुस्तक लेके चलते थे। थोड़ा वेट करिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा रेड गार्ड्स क्या है। रेड गार्ड्स माओ के विचारों से प्रभावित थे, माओ के विचारों वाली एक लाल पुस्तक लेकर चलते थे, इसीलिए इनको रेड गार्ड्स कहा जाता था। ये लोग समाज में पूरे चाइना में घूमते रहते थे, यहाँ वहाँ गाँव में सब जगह घूमते रहते और माओ की विचारधारा से या माओ की विचारधारा को फैलाते रहते थे, लोगों के माओ के विचारों से प्रभावित करते थे, माओ के विचारों को सिखाते थे। तो उसमें क्या होता था, माओ के विचारों में कहीं ना कहीं ये भी था कि सेना भी होनी चाहिए। सेना किसके लिए, क्रांति के लिए। तो लोगों विचार से प्रभावित हो गए, तो विचारों से प्रभावित हुए तो सेना भी इकट्ठे हो गई, और ये क्रांति के नए प्रहरी बने, इन्होंने भी क्रांति की। तो क्रांति देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। क्रांति के नए प्रहरी भी बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि माओ की क्रांति के नए प्रहरी कौन से हैं, तो रेड गार्ड्स हैं। ओके, इसके द्वारा चीनी सेना को पूर्णतः माओवादी विचारधारा में रंगने का ये लोग काम करते हैं। ओके, अब ये लोग क्या भी और भी करते हैं, ये लोग गांव जाते हैं, है ना, जो शिक्षित होते हैं ये लोग गांव जाते हैं, गांव में क्या करते हैं, माओ के विचारों से प्रभावित होते हैं। माओ ये भी कहते हैं कि जो बुद्धि वर्ग है ना, माओ ने, क्योंकि जब क्रांति हो रही थी, जो शोषण वर्ग था उनमें कुछ लोग शिक्षित भी थे, तो उन्होंने कहा जो शोषण वर्ग है वो एकदम मूर्ख है। ठीक है, जो मूर्ख है तो उसको हम कैसे समझाएं और क्या करें। तो उन्होंने कहा जो लोग शिक्षित हैं उनका काम ये है, जो रेड गार्ड्स हैं उनका काम ये है कि आप लोग गांव जाएंगे, जो मूर्ख लोग हैं, शोषक वर्ग हैं, उनसे आप सीखेंगे, है ना, उनसे आप सीखिएगा। जब आप उनसे सीखेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ एक अपनापन है, राइट। ओके, तो एक अपनापन है, उसको आप लोग सीखिएगा, जिससे वो आप क्या सीखेंगे, किसानों से खेती करना सीखेंगे, आप किसानों से कि हमें कैसे सरवाइव करना चाहिए, वो सारी चीजें सीख लेंगे, तभी आप क्रांति के लिए मजबूत होंगे। तो अब ना गांव में अंतर रहेगा ना शहर में, इस बात को ये लोग करते हैं। ओके, और यही लोग
क्रांति के नए प्रहरी होते हैं जो माओ के विचारों से प्रभावित हैं, लाल किताब लेके घूमते रहते हैं। चलो, तो ये चीज याद रखिएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ सभी क्लियर है? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है चांद चौकड़ी या चार चौकड़ी भी कहते हैं, गैंग ऑफ फोर। ये चार लोग ऐसे थे जो माओ के जाने के बाद माओ माओ जब खत्म हो गए थे तब इन चारों ने माओ के विचारों को बहुत फैलाया, माओ के सारे विचारों का नेतृत्व किया और बहुत फैलाया, माओ की सांस्कृतिक क्रांति को भी लागू किया, है ना। लेकिन अंत में इन सभी का मृत्यु हो जाता है और इनके ऊपर कई जो बचते हैं उनके ऊपर मुकदमा भी चलने लगता है। तो इस प्रकार माओ की जो सांस्कृतिक क्रांति है उसका अंत हो जाता है, और जैसे ही माओ की सांस्कृतिक क्रांति का अंत होता है तो वैसे ही माओ का भी अंत हो जाता है, कहा जाता है। ओके, इसके बारे में विचारक कन्फर्म नहीं है। तो नेतृत्व के लिए जियांग क्विंग द्वारा किया गया है। अन्य तीन इनके सहयोगी थे, झांग चुन क्योंग और यो बैन योंग और वांग हांग बैन। ये सारे इनके चार लोग थे, गैंग ऑफ फोर कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या था? माओ की सांस्कृतिक क्रांति को लागू करना था। इन चारों पर माओ तुंग की मृत्यु के बाद आपराधिक मुकदमा भी चला और इस समूह के विघटन ने माओ की सांस्कृतिक क्रांति का अंत हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है माओ की विशेषताएं क्या है, हम लोग देख लेंगे कि माओ ने किसानों से क्रांति का आह्वान किया, सामंतवादी समाज को क्रांति का संभव बना दिया, है ना। सामंतवादी समाज में क्रांति को संभव, अर्थात क्रांति हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्क्स के विचारों से हम लोग देख रहे थे सिर्फ क्रांति वही होगी जहां पूंजीपति वर्ग चरम पर शोषण कर रहा हो, राइट। अच्छा, हमें एक चीज बताइए, कार्ल मार्क्स के द्वारा क्रांति कहाँ हो सकती थी? तो आप सबको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स के द्वारा क्रांति कहाँ हो सकती थी? जहां पूंजीपति वर्ग चरम पर आएगा तब क्रांति होगी, और क्रांति श्रमिक वर्ग करेगा। तो इस अनुसार माओ के वो कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति चाइना में होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन माओ ने वहां का शोषण देखा और मार्क्स के विचार पढ़े, मार्क्स के विचार से प्रभावित हुए और इन्होंने क्रांति को सामंतवादी समाज में भी संभव बना दिया। इसलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं। माओ ने चेतना को भौतिक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना, मतलब विचार व्यक्ति के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में इसीलिए वो मार्क्स के विचारों में थोड़ा संशोधन करते हैं कि विचार भी इंपॉर्टेंट है। समाज को समझने के लिए हम लोग विचारों को नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। और उन्होंने वैचारिक परिवर्तन करके ही जनता को इकट्ठा किया और सेना बनाई, और सेना से उन्होंने सामंतवाद और राजशाही को समाप्त कर दिया था। ओके, तो सेना भी उनसे कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होती थी। अपने इनको बुलाया गया था तो उन्होंने भाषण भी दिए हैं क्रांति के बारे में, काफी पूंजीपति वर्ग ज्यादा शोषण करता था। यस, वेरी गुड साक्षी। अगला पॉइंट है माओ पहले मार्क्सवादी विचारक है जिन्होंने सैन्य शक्ति पर इतना ज्यादा बल दिया, सैन्य शक्ति द्वारा क्रांति की है और सैन्य शक्ति को इन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया। ओके, माओ का प्रसिद्ध कोट है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है या राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो ये कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता के साथ साथ हमें वैचारिक परिवर्तन भी करना है। आर्थिक जो परिवर्तन करेंगे उनके साथ वैचारिक परिवर्तन किए जाएंगे। इसलिए वो शक्ति राजनीतिक सत्ता को एक सत्ता की बंदूक मानते हैं। जो राजनीतिक सत्ता, ऐसे ही पूछ सकते हैं, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ओके, तो ये कई बार पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, माओ हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। माओ के अनुसार क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, क्रांति करनी पड़ती है। तो कहते हैं क्रांति ऐसा नहीं है कि हो जाए, क्रांति करनी पड़ती है। ओके, और मार्क्स क्या कहते हैं? क्रांति होगी, कब होगी? जब पूंजीपति शोषण करेगा, अर्थात पूंजीपति शोषण नहीं करेगा तो क्रांति होगी नहीं मार्क्स के अनुसार, राइट। तो ये कहते हैं क्रांति हमें कोई खाने की दावत नहीं है, इसे हमें करनी पड़ेगी, ना निबंध लिखने जैसा। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, है ना। जैसे मान के चलिए आप लोग जब सपने सोचते हैं, सपने सोचने से कुछ नहीं होता है, ना देखने से कुछ होता है, जब तक आप उन पर काम नहीं करते तब तक वो सच है। ओके, तो यह सैकड़ों फूलों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम होता है। जब 100 लोगों के विचार आते हैं, उनका विद्रोह होता है और उनके में से कई लोग
उसका मरण भी हो जाता है, दमन भी हो जाता है, तब क्रांति होती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? लेनिन के अनुसार भी क्रांति करनी पड़ती है। यस, लेनिन के अनुसार भी क्रांति करनी पड़ती है, बिना क्रांति के कुछ नहीं होगा। उन्होंने भी मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, मार्क्स के विचारों में संशोधन किया, मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक तौर में लाए। ओके, याद रखिएगा। अब आता है माओ के नव लोकतंत्र का विचार। नव लोकतंत्र का विचार क्या है? किसानों और श्रमिकों का जन लोकतंत्रवादी अधिनायक तत्व स्वीकार, मतलब जनता का लोकतंत्र। वहां क्या हो रहा था मार्क्स में कि सर्वहारा वर्ग आ रहा था, ओनली सर्वहारा वर्ग, फिर उसके बाद सब लोग आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा किसानों और श्रमिकों का जनवादी लोकतंत्र होगा, जनता के अनुसार होगा। ओके, माओ ने पहली बार साम्यवादी क्रांति में बुजुर्गों को सम्मिलित करने का भी विचार दिया कि बुजुर्ग वर्ग भी सम्मिलित होंगे। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जो पूंजीपति है वो भी सम्मिलित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब दल आएंगी और फिर नौकरशाही आएगी, नौकरशाही भी अपना आधिपत्य जमाएगी, तो उसमें बुजुर्ग वर्ग को भी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कहा बुजुर्ग वर्ग भी क्रांति कर सकते, करेंगे। व्यवहार में लेनिन लाए और डायरेक्ट क्रांति माओ। क्रांति दोनों ने की। ओके, व्यवहार में मतलब मार्क्स के विचारों को व्यवहार में लाने का काम लेनिन करते हैं, और मार्क्स के विचारों को चाइना की परिस्थितियों के अनुसार ढालकर और क्रांति करने का श्रेय माओ हो जाता है। ओके, तो दोनों करते हैं, बस क्रांति में इनके दोनों के में अंतर ये है कि एक लोग क्रांति के लिए सीधा किसानों का सपोर्ट मांगते हैं जो माओ है, और एक लोग कहते हैं कि दल के कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे वो हमारी क्रांति का समर्थन या नेतृत्व करेंगे, लीडर होंगे। ओके, क्योंकि मार्क्स ने क्या कहा था, सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, लेकिन सर्वहारा वर्ग क्रांति कैसे करेगा ये बताया नहीं था। तो लेनिन ने ये इतना बता दिया था कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, लेकिन उनमें कौन करेगा? जो बुद्धिजीवी होंगे वो उसके लीडर रहेंगे। ओके, क्लियर? अगला पॉइंट है, माओ ने लोकतांत्रिक सहभागिता की मान्यता को स्वीकार करते हुए आधारभूत स्तर पर लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया। माओ महिला स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा, इसकी बात करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है। माओ के अनुसार लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादों पर अधिनायक तत्व होता है। ओके, लोकतंत्र लोगों के लिए होता है, जो प्रतिक्रिया जो उसके अगेंस्ट होते हैं उनके लिए अधिनायक तत्व होता है, ये याद रखिएगा। अब युद्ध की रणनीति क्या है उसके बारे में देख लीजिएगा। आक्रमणकारी दुश्मन के विरुद्ध सामरिक युद्ध की रणनीति बनाएंगे, लोगों द्वारा प्रति आक्रमण की रणनीति होगी। आप युद्ध ऐसा करेंगे कि जो आपका विपरीत में विरोधी होगा, जो शासक होगा या फिर सामंतवादी वर्ग होगा, तो उसका सीधा खत्म करेंगे, आप हटा दीजिएगा, और क्रांति करते रहेंगे जब तक आप जीत ना जाए, क्रांति बनी रहेगी। ओके, कौन सा लास्ट पॉइंट रिपीट करना है? माओ के अनुसार लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादियों के लिए अधिनायक तत्व, जो लोकतंत्र के विरोध करते हैं उनके लिए अधिनायक तत्व होता है, बस। ओके, महिलाओं का स्वतंत्रता का समर्थन, महिलाओं को स्वतंत्रता दी है उन्होंने, वो कहते हैं आधा आसमान महिलाओं ने उठा लिया है। महिलाओं ने भी क्रांति की है ना, महिला भी तो कहीं ना कहीं विचारों में परिवर्तन करती है फैमिली, ये है बस। ओके, ये पॉइंट ये देखिए, लोगों के द्वारा प्रति आक्रमण की रणनीति, लोगों की आक्रमण रणनीति एवं दुश्मन को पीछे हटाना, दुश्मन को पीछे हटाते जाएंगे, रणनीति बनी रहेगी। ओके, अर्थात युद्ध करते रहेंगे, क्रांति रेगुलर है। चलिए, चीन में समाजवादी राज्य 1978 में चाइना के साम्यवादी दल में डेंग शियोओपनिंग ने चीन के समरूप का नारा दिया, समाजवाद का नारा दिया, जिसे उन्होंने आधुनिकीकरण का नाम दिया, और इसके द्वारा उन्होंने समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बाजारवाद से जोड़ दिया, बाजारवाद जिसमें आज व्यापार होता है सर। ओके, समाजवाद को बाजारवादी समाजवाद का नारा दिया, अतः चीन के आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निजी प्रवेश को आकर्षण दिया। अब समाजवादी राज्य का बाजार प्रणाली से जोड़ना मतलब एक उदारवादी बना दिया उसे, उदारवादी के साथ साथ कुछ नियम भी रखे उन्होंने कि जो भी हम करेंगे अपने अनुसार करेंगे, आप हमारे यहाँ व्यापार करने आइए,
लेकिन नियम हमारे रहेंगे, आपके नहीं। ये है चाइना, है ना। तो उन्होंने सिर्फ जोड़ा है, एक चीज याद रखिए, समाजवाद के साथ बाजारवादी विचारधारा को जोड़ा है, ना कि पूरा बाजारवादी कर दिया। समाजवाद में क्या होता है कि समाज में जो भी वस्तु है हम समाज के अंदर करेंगे, समाज से बाहर वो चीजें लेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। अधिकतर कोशिश ये करेंगे कि हम सारी चीजें समाज में उपज कर लें। ओके, जैसा स्टार्टिंग में सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसमें क्या था, हम सब कुछ समाज के अंदर बनाएंगे, हम किसी देश से किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे, सब कुछ हम बना लेंगे। हुआ था यूएसएसआर, लेकिन समय आया जब उसे अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उदारवादी नीति अप्लाई करनी पड़ी कि अन्य लोगों को, अन्य देशों के व्यापारियों को आने के लिए निमंत्रण दिया। तब हुआ था कि उदारवाद की जीत हुई थी, राइट। फ्रांसिस फुकुयामा, याद रखिएगा। भूमि पर अभी भी राज्य का नियंत्रण होगा। तो उन्होंने कहा सार्वजनिक उद्यमों को निजी उद्यमों की भौतिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धा तो बना दिया, लेकिन भूमि पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, ना कि कंपनी का। ओके, परंतु औद्योगिक गतिविधियों के लिए व्यक्ति की भूमि आवंटित की जाएगी और आर्थिक कुशलता बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी निवारण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे। भूमि आवंटित कर दी जाएगी, लोगों के लिए कल्याणकारी काम किए जाएंगे। ओके, ये चीज समझ में आया कि चाइना का समाजवाद राज्य कैसा है। समाजवाद है लेकिन उसे बाजारवाद से जोड़ दिया। ओके, याद रखिए। ये कुछ कथन है, इनके याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। मैंने कोशिश एकदम सिंपल वे से किया है, तो आपको समझ में आया। राज्य बिना रक्त बहाए लड़ा जाने वाला युद्ध है। राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इतिहास हमारे रोग का लक्षण है। आप मिर्ची खाए बिना क्रांतिकारी नहीं बन सकते। मतलब जब तक आपको तपना पड़ेगा तभी आप क्रांतिकारी। कहा जाता है कि आपको सफलता ऐसे नहीं मिलती, आपको तपना पड़ेगा। जब सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना पड़ेगा, है ना। ऐतिहासिक अनुभव लोहे और रक्त से लिखे जाते हैं। युद्ध को केवल युद्ध से खत्म किया जा सकता है। बंदूक से छुटकारा पाने के लिए बंदूक उठानी जरूरी है। तो उन्होंने हिंसा का समर्थन किया है कि जो शोषण हो रहा है वो हमारा हिंसा से हो रहा है, तो हमें हिंसा करनी पड़ेगी। बंदूक से छुटकारा पाने के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी, राइट। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए बताइए भाई, यहां तक क्लियर? आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई, राइट। चलिए, अब किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, डाउट बॉक्स में, नहीं तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, नहीं तो अभी भी पूछ सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट लेट आए हैं तो कल की क्लास में लेट मत होइएगा, क्योंकि कल है जॉन रॉल्स की वो है क्लास, है ना। जॉन रॉल्स की हम लोग वो क्या करेंगे, क्लास। ओके, जो हो सकता है क्लास 2 घंटे तक जाएगी, क्योंकि हम इसके लिए दोबारा सेशन नहीं लेंगे, एक ही क्लास में पूरा खत्म करेंगे। ओके, जॉन रॉल्स के बारे में। कौन कौन लेट आया था? निर्मला, शाबा हुसैन और कोमल, आप लोग लेट आए थे। कल टाइम से आइएगा। ओके, और कल रिपीट करने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, समझने में समय लग सकता है आप सबको। ओके, साक्षी देखिए, पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बार बार रिवीजन करिए। चीजें जब रिवाइज हो जाए तो उनसे आप क्वेश्चन देखिएगा, उनसे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं उनको लगाइएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। ओके, कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप ही के पास समाधान है, वो है रिवीजन करना, क्वेश्चन लगाना और बार बार पढ़ना। और जो क्वेश्चन नहीं आए समझ में, उनको टॉपिक फिर से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसे होता है रिवीजन। ओके, तो कंफ्यूजन का कोई तोड़ नहीं बिना रिवीजन के। क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर 2019 से 2023 तक उठाइएगा, सारे एक पेपर कम से कम 10-10, 20-20 बार लगा लीजिएगा। उससे क्वेश्चन बनाइएगा कि कैसा और बन सकता है,
तभी होता है रिवीजन। ओके, चलिए साहब हुसैन, आप हैंड राइज किए, बताइए क्या प्रॉब्लम है। ओके, वेरी गुड। और जैसे ही ये यूनिट खत्म हुआ तो इस यूनिट के हम लोग हर सप्ताह में एक टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, और सारे थिंकर को मिक्स करके लेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल फिर। कल संडे रहेगा तो संडे को हम लोग मिलेंगे इसी समय सुबह 9 बजे। ओके, तो जॉन रॉल्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कल सभी लोग आइएगा। कोमल, निर्मला, ध्यान दीजिएगा। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं कल। ओके ओके, ओके, बाय बेस्ट।